बनारस शहर कहने को तो ये महादेव की नगरी है, पर यहाँ मोहब्बत जैसे हवाओं में बहती है। हर किसी का दिल एकदम खरे सोने सा है। बनारस अपने घाटों के लिए, महादेव की भक्ति के लिए और महाआरती के लिए प्रसिद्ध है। मेरी नई कहानी भी यहीं से शुरू होगी और ख़त्म भी इसी बनारस के घाट पर होगी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। 80 घाट पर बने महादेव का मंदिर, जिसमें सुबह की शुरुआत इस भक्ति गीत से होती थी और सिर्फ एक ही आवाज इस बनारस को जैसे आकर खुद जगाती थी, और वो थी काशी। जी हाँ, काशी। बनारस शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की, जो महादेव की परम भक्त भी है और साथ में एक शिक्षिका भी। अरे, ये तो काशी की आवाज है, मतलब सुबह के 4 बज गए। पुजारी जी भी उठते हुए बोले। काशी सुबह 4 बजे ही महादेव के मंदिर आती थी, खुद इस मंदिर को साफ करती और आरती करती थी। उसकी आरती की आवाज से ही बनारस के लोगों की सुबह होती थी। काशी आरती कर सबकी तरफ आरती की थाल को घुमा देती थी। सूरज भी अब पूरी चमक के साथ निकल आया था और लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ गई थी। वो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर से बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते हुए मठ के महंत भी मिल गए। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ के शिष्टाचार के साथ प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम महंत जी। महंत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे काशी बिटिया, प्रणाम, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुराकर सर झुकाकर बोला, जी अच्छे हैं हम महंत जी। आरती हो गई बिटिया जी? जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, जाओ बिटिया जाओ, खुश रहो। महंत जी आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की तंग गलियों में चली गई। बनारस की गलियां तंग जरूर होती हैं, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता। कभी कभी तो रात में भी यहाँ के भोलेनाथ के नामों से गूंजती रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। उसने दुकान पर बैठे एक मोटे से बूढ़े से आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बिटिया, आ गई तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबी हम बांध के रखे ही हैं बस अभी, और तुम देखो आ भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। ये बोल शर्मा जी काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ा दिया। उसने काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं। और हाँ, जय आ रहा है ना स्कूल, कहीं छुट्टी तो नहीं किया? तभी शर्मा काका के पीछे से जय, जो कि 8 साल का था, उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब से तैयार हो गए हैं। काशी ने उसे देखा और मुस्कुराया और थैली लेकर घर आ गई। काशी घर आकर आंगन में जूतियां उतारकर सामने बने तुलसी के पौधे पर हाथ जोड़कर वहां मंदिर से लाया हुआ फूल रख दिया। जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उसके बाबा आनंद त्रिपाठी जी बैठे हुए। उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौरी और जलेबी की थैली मेज पर रखते हुए बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि हम आ गए?
उन्होंने अखबार मोड़ के सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज़ से, जो हम आपको बचपन से ही पहनाते आए हैं, उनकी आवाज़ से। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को भी नाश्ते के लिए बुलाया। उन्होंने नाश्ता करा, खुद नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त, जो कि राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था, जिसे वो खुद देखते थे, उनका कार्यभार वो ही देखा करते थे। उनके दोस्त इंदौर के शाही घरानों में से एक थे और वही अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आकर वो सब से मिल लेते थे। काशी उनके लिए उनकी बेटी से बढ़ के थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसलिए अपना सारा प्यार काशी पर ही लुटाया करते थे। काशी जब स्कूल पहुंची तब स्कूल की घंटी बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। वो जल्दी से जाकर प्रिंसिपल रूम में टाइम और साइन करके और प्रिंसिपल को सुप्रभात बोल के बाहर आ गई। घंटी लगते ही सारे बच्चे प्रार्थना के लिए ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्कूल के सारे टीचर्स आकर अपनी अपनी क्लास के लाइन के सामने खड़े हो गए। प्रार्थना शुरू हुई तो सारे बच्चे एक साथ मिलके प्रार्थना करने लगे। स्कूल की असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में वापस चले गए। काशी स्टाफ रूम में आकर वहां से अपना सामान निकालने लगी। तभी पीछे से उसकी सहेली आके, जो शालिनी, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वो उसे पीछे मुड़ के देखते हुए बोली, ओह, तो आ गई आप। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मैंने बनारस को उठाने का ठेका तो लिया नहीं है, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ और इसमें मुझसे लेट हो जाता है। शालिनी ने अपनी अलमारी से अटेंडेंस रजिस्टर निकालते हुए कहा और दोनों हंस दी। चलो अच्छा, अब जाओ जल्दी क्लास में। ये बोल काशी अपनी क्लास में चली गई। आनंद जी आश्रम आ गए थे। ये आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए रहने का इंतजाम था। यहाँ की जितनी भी विधवा स्त्रियां थीं, वो कुछ ना कुछ काम करती थीं और उन्हें उसके बदले खुद के लिए कमाया करती थीं। वृद्ध महिलाएं और पुरुष की सेवा भी यहाँ होती थी और अनाथ बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। आनंद जी रिटायर हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से, तो उन्होंने यहाँ आकर इन सबको अपना वक्त देना ज़्यादा अच्छा समझा। वो अपना पूरा दिन इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी जिंदगी में काशी के अलावा कोई था नहीं। काशी की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसकी परवरिश खुद उन्होंने अकेले ही किया। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तभी उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला, सर खाना लगा दूं? दोपहर हो गई है। उन्होंने फाइल देखते हुए कहा, नहीं दुबे जी, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी ही खाएंगे आप बाबा, और हमारे साथ खाएंगे। ये आवाज़ सुन दोनों ने देखा तो काशी अंदर ही चली आ रही थी खाने का बॉक्स लिए। वो अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करते हुए बोली, चलिए उठिए जल्दी। ये कहते हुए उसने खाने का टिफिन मेज पर रख दिया। उसने टिफिन खोलते हुए कहा, और दुबे चाचा जी, आपने खाया या नहीं? आनंद जी ने फाइल रखते हुए उससे पूछा, पर काशी आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने खाना एक प्लेट में निकालते हुए कहा, आपको खाना खिलाने आए हैं। चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी।
अरे नहीं बिटिया, हम लेकर आए हैं, आप खाओ, हम भी चलते हैं। यह बोल दुबे जी वहां से चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। वो अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वहाँ की विधवा स्त्रियों को मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना सिखाने में और रात को जाने से पहले सारे वृद्धों को कहानी सुनाने में देती थी। काशी की जिंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर से रात तक काम करती थी और रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब अपने बाबा के साथ घर के लिए निकल जाया करती थी। अब राजस्थान। रात का वक्त कहा जाता है कि राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है और इसकी शान यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना। पर फिर भी इस शहर में कोई था जो थोड़ा अलग और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बैचलर व्यापारी। पूरा राजस्थान जिससे एक शब्द पर हिल जाती थी और वो था अभय प्रताप सिंह, जिसकी दुनिया में सिर्फ वो खुद था। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं ना कि जिसका जितना नाम मशहूर होता है उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। इसी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया और आज वो जिंदगी में अकेला था और ये अकेलापन उसके स्वभाव को भी बदल गया। उसकी गाड़ी जैसे महल के गेट के अंदर आकर सामने दरवाजे पर रुकी तो कुछ नौकर जल्दी जल्दी से बाहर आए। अभय गाड़ी से उतरा, एक रौबदार चेहरा। वो गाड़ी से बाहर आकर अंदर आया और नौकर उसका सामान लेके उसके पीछे पीछे आए। एक नौकर ने डरते हुए पूछा, हुकुम सा खाना? लगाइए, हम आते हैं। ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपना कोट निकाला ही था कि तभी मोबाइल बजा। उसने फ़ोन उठाया और सख्त आवाज़ में पूछा, काम हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज़ में कोई बोला, नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया है उस जमीन को देने के लिए। 1-2 टके की लड़की की इतनी ज़रूरत कि वो अभय प्रताप सिंह को मना करे। हम आ रहे हैं कल वहाँ। हम भी तो देखें कौन पैदा हो गया इस धरती पर ऐसा जो हमें ना करना जानता है। ये बोल उसने फ़ोन काट गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। बनारस शहर। रात का वक्त काशी दूध गर्म करके अपने बाबा के कमरे में आई तो देखा आनंद जी बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। उसने दूध का गिलास उन्हें देते हुए रामायण लेके माथे लगाकर बंद करके रखते हुए कहा, बाबा चलिए अब दूध पी लीजिए और सो जाइए और रखिए रामायण अब। आनंद जी भी गिलास लेके बिस्तर पर बैठ गए। काशी कपड़ों को तय करते हुए बोली, बाबा आज फिर वो लोग आए थे जमीन के लिए। मैंने मना कर दिया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, काशी बेटा, अगर वो लोग चाहते हैं वो जमीन तो दे के छुट्टी करो ना, क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। कुछ नहीं होगा हमें, और वो जमीन हम किसी को नहीं देना चाहते हैं और ना देंगे। वो माँ ने हमें दिया था। वो इतना कह के अपने बाबा को सुला के वहाँ से चली गई। वो छत पर आकर खड़ी हो गई। हल्की हल्की ठंड थी। वो चांद को देखते हुए बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी? एक जमीन के लिए इतना पागल। जब ना बोल दिया तो फिर क्यों बार बार वो जब भी गुस्सा होती तो ऐसे ही महादेव जी को शिकायत करती थी। दूसरी तरफ
अभय अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में खड़ा होके आसमान की तरफ देखकर बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ। वेट एंड वॉच, अभय ने गुरूर में बोला। दोस्तों, इसकी आगे की कहानी हमारी अगली वीडियो में सुनिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।